India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। पूर्व सीएम सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में देरी के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब 6 मई वाले हफ्ते में कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि तब तक हाई कोर्ट फैसला दे सकता है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत की उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया और नोटिस जारी करते हुए मामले को 6 मई वाले हफ्ते तक स्थगित कर दिया। इसका मतलब सोरेन को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वह जमीन घोटाले में जेल में बंद हैं। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। सोरेन ने मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। हाई कोर्ट फरवरी में ही मामले पर सुनवाई पूरी कर चुका है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। सोरेन ने इस देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 6 मई वाले हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा और तब तक हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन फैसला नहीं सुना रहा है, जिसके वजह से हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। हमें अंतरिम जमानत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 6 मई को अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी। तब तक अगर हाई कोर्ट चाहे तो सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुरक्षित रखे गए फैसले पर अपना आदेश दे सकता है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है। सोरेन पर अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन घोटाला करने का आरोप है। ईडी का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए रांची में भारतीय सेना की लगभग 5 एकड़ जमीन बेची गई, जिसमें अधिकारियों और सोरेन की मिलीभगत थी। इसके अलावा उन पर रांची के बारगेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का आरोप भी है। ईडी मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि सोरेन ने 2011 से 8.86 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। उसके अनुसार सोरेन ने अपने करीबी सहयोगियों रंजीत सिंह, हिलेरियस कश्यप और राजकुमार के जरिए जमीन पर कब्जा किया। चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे मामले में राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद की अहम भूमिका रही, जिन्होंने जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। आरोप है कि सोरेन की तरफ से संतोष मुंडा जमीन की देखभाल करते थे। मामले में ईडी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था और वो अभी जेल में हैं। गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी सोरेन के दिल्ली स्थित घर से 36 लाख रुपए नकदी और एक BMW कार जब्त कर चुकी है। इसके अलावा रांची की जमीन को भी जब्त किया जा चुका है, जिसकी कीमत 31 करोड़ आंकी गई है। अभी तक कुल 256 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म न मिल पाने के मामले पर दिया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित इसमें है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता। हाईकोर्ट ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद न छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना, इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कर पाने में दिल्ली सरकार और एमसीडी नाकाम रही है। गिरफ्तार होने के बावजूद सीएम पद पर केजरीवाल के बने रहने के फैसले का मतलब यह नहीं है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाए। यह छात्रों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। हाईकोर्ट ने कहा मंत्री सौरभ भारद्वाज के कोर्ट में दिए गए बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार के कामकाज में ठहराव आ गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं। ऐसे में हाईकोर्ट यह आदेश देता है कि एमसीडी कमिश्नर को रुपये की सीमा से बाधित हुए बिना बच्चों को दी जाने वाली सामग्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। एमसीडी कमिश्नर 14 मई तक इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और हाईकोर्ट 15 में इस मामले पर सुनवाई करेगा। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि करीब 2 लाख बच्चों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, इस कारण उनको सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। और उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी, पुलिस और सीबीआई पर एजेंसियों के साथ साझा की गई जानकारी के आधार पर अपराध के तहत एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं अशोक कुमार सिंह और अन्य व्यक्ति को उचित कार्यवाही में उचित अदालतों के समक्ष व्याख्या का मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता दी है। पीएमएलए एक्ट की धारा 66 ईडी को कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने का अधिकार देती है। शुरुआत में ईडी की ओर से पेश एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा कि जनहित याचिका निजी हित याचिका है। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि केवल इसलिए कि कोई वकील अपने मुवक्किल के मुद्दे को अदालत के समक्ष उठाता है, उसे जनहित याचिका में समान मुद्दे को उठाने से नहीं रोका जा सकता। वकील ने प्रार्थना की कि पीएमएलए एक्ट की धारा 66 की व्याख्या के मुद्दे को आधिकारिक रूप से सुलझाया जाए और स्पष्ट किया जाए कि इस मामले में उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस मुद्दे पर सिंगल जज द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इसे खंडपीठ द्वारा तय नहीं किया जा सकता। पीएमएलए 2002 से संबंधित कानून पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि पीएमएलए कानून अपनी धारा 66 के तहत जानकारी साझा करता है, जबकि पीएमएलए के दायरे में नहीं आने वाले अपराधों के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करता है या सीबीआई पर ऐसा करने के लिए दबाव डालता है। ऐसे में उसमें स्पष्टता की जरूरत है। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए धर्म के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति
सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यह चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस दलील पर भी गौर किया कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय करेगा। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, मौजूदा रिट याचिका पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि उल्लंघन हुआ है। इस अदालत के लिए चुनाव आयोग को एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश देना स्वीकार्य नहीं है। ईसीआई की ओर से पेश होते हुए वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को हर दिन ऐसे आवेदन मिल रहे हैं और वह कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। वकील आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मोदी द्वारा दिए गए भाषण का हवाला दिया गया, जहां प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे थे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियों भी की थी। इस दौरान जोंधले ने कहा कि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थल के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की। याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत एफआईआर दर्ज करने और मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि अस्थायी पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना राजस्थान कैदी पैरोल पर रिहाई नियम 1958 के नियम 14 खंड सी के तहत स्थायी पैरोल प्राप्त करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना 1958 के नियमों के नियम 14 खंड सी में निहित प्रतिबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता है। नियम में कहा गया कि जेल या पुलिस हिरासत से भागने वाले या हिरासत में भागने का प्रयास करने वाले कैदियों को स्थायी पैरोल नहीं दी जाएगी। वहीं जयपुर में इस दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि पैरोल पर छूटने के बाद जेल में रहना इनमें से किसी भी प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता। इसलिए अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता, जिसने 15 साल से अधिक की वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली है, वह 1958 के नियमों के नियम 9 के तहत स्थायी पैरोल का हकदार है। अदालत ने ये भी रेखांकित किया कि केंद्रीय जेल के अधीक्षक ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक है। न्यायालय ने गलत तरीके से भरोसा करके पैरोल आवेदन एक बार फिर खारिज करने के लिए राज्य पैरोल समिति की भी निंदा की। पहली डीबी आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य ने स्थायी पैरोल मांगने से पहले 3 नियमित पैरोल का लाभ नहीं लेने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से अयोग्य ठहराए जाने के बारे में भी बताया था। रिट याचिका स्वीकार करते हुए राज्य को याचिकाकर्ता को स्थायी पैरोल पर रिहा करने का निर्देश देते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को अधीक्षक सेंट्रल जेल जोधपुर की संतुष्टि के लिए 2 लाख और 1 लाख की 2 जमानतें देने का भी आदेश दिया। उधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 और सप्ताह का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ASI को 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अपने आवेदन में ASI ने प्रस्तुत किया कि जटिल और परिधीय क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण प्रगति पर है, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और ASI टीम पूरे स्मारक का विस्तृत दस्तावेजीकरण कर रही है।
हालांकि एप्लीकेशन में कहा गया कि जो एक बहुत ही व्यवस्थित और धीमी प्रक्रिया है कि प्रगति पर है और संरचनाओं के उजागर हिस्सों की प्रकृति को समझने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी। एएसआई ने अदालत को यह भी बताया कि स्मारक की बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि बाद में प्रवेश द्वार के बरामदे में भरने से संरचना की मूल विशेषता छिप जाती है। इसे हटाने का काम मूल संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, जो एक धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस पृष्ठभूमि में एएसआई ने सर्वेक्षण पूरा करने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय मांगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। गौरतलब है कि 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई को धार जिले में भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और खुदाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट की खंडपीठ ने मंदिर मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली लंबित रिट याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। 1 अप्रैल को भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि एएसआई द्वारा कोई भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए। उधर कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें सुनवाई हुई। वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे कि समन पर क्यों नहीं आए केजरीवाल। वहीं केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है। किसी आतंकवादी या अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, उसे गिरफ्तार किया जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और वो कहीं भाग नहीं रहा था। हमसे जो भी जानकारी मांगी गई हमने दी। सुनवाई मंगलवार को भी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में अरविंद केजरीवाल के वकील ने पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मेरी गिरफ्तारी ही अवैध थी, इसलिए उसको ही चुनौती दी है। जस्टिस खन्ना ने पूछा, इसका मतलब है आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं, लेकिन आपने जमानत की याचिका क्यों नहीं दाखिल की। सिंघवी ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे तरीके से गैर कानूनी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी के पास सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए क्या वजह थी। ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उनसे केजरीवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जब ईडी ने ECIR दाखिल किया उसके बाद से पिछले 18 महीने में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट ने कहा, क्या आपका नाम सीबीआई के मामले में है। सिंघवी ने कहा, नहीं, उसमें इनका नाम नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मेरी गिरफ्तारी से 1.5 साल पहले मामला शुरू हुआ। उस दौरान 3 चार्जशीट दाखिल हुई। वहीं सीबीआई ने भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जिसमें मेरा नाम नहीं है। सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक 10 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, उनमें से एक में भी मेरा नाम नहीं था। सिंघवी ने कहा, मामले में राघव मंगुता, बुच्ची बाबू, बाइनपल्ली, MS रेड्डी के बयान हुए हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात नहीं आई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या गिरफ्तारी के कारणों पर बहस करना आपके लिए उचित नहीं होगा। सिंघवी ने कहा, ये दलील उसी की ओर है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इसे भूल जाएं और एक सामान्य आपराधिक मामला लें। सिंघवी ने कहा कि शरद रेड्डी ने अपने 9 बयानों में कोई आरोप नहीं लगाया, इन्हें अविश्वसनीय दस्तावेजों में डाला गया था।
सिंघवी ने कहा कि ईडी ने किसी आतंकवादी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, उसे गिरफ्तार किया जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और वो कहीं भाग नहीं रहा था। गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी और उस पर भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने आपको नोटिस भेजा और आप पेश नहीं हुए। सिंघवी ने अपने जवाब में कहा, जब भी सीबीआई ने बुलाया तो मैं गया और मैंने ईडी के हर नोटिस का विस्तार से जवाब भी दिया, लेकिन आज ईडी ये कहकर गिरफ्तार नहीं कर सकती कि आप नहीं आए। मामले पर सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2016 में की गई शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है। हालांकि अदालत ने मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के कुछ हिस्से पर सोमवार तक रोक, जिसमें सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल 2016 में की गई शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अवैध भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने मौखिक दलीलों के आधार पर और रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में मनमानी ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ उससे नाराजगी है तो राज्य उन टिप्पणियों को हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करेगा। याचिका में तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशा निर्देश के सीबीआई को जरूरी सहायता देने का निर्देश दिया, जो संदेशखाली इलाके में किसी भी अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के जैसा है। भले ही वह जनहित याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित न हो। संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच कर रही ईडी को हाईकोर्ट ने कृषि भूमि को जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा महिलाओं और जमीन हड़पने के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जांच करने के लिए भी कहा था। अधिकारियों को 2 मई को अगली सुनवाई से पहले एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। और घरेलू हिंसा मामले में पीड़िता को मुआवजा दिया जाता है। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पीड़िता को मुआवजा किन हालातों में दिया जाता है। कोर्ट किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मॉनेटरी कंपनसेशन कैलकुलेट करता है? डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मॉनेटरी कंपनसेशन विक्टिम को अपराधी के एक्शन से हुए फाइनेंशियल लॉसेस से रिकवर करने में हेल्प करता है। इसमें मेडिकल बिल्स, लॉस्ट वेजेस, प्रॉपर्टी डैमेजेस और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 12 के अनुसार डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को दी गई मॉनेटरी रिलीफ एडिक्वेट, फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए और उसके स्टैंडर्ड्स जिसमें पीड़ित व्यक्ति आदी होता है के अनुसार होनी चाहिए। सीआरपीसी के सेक्शन 22 के अनुसार मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करता है जो रिस्पोंडेंट को डोमेस्टिक वायलेंस के एक्शन से हुई चोट, जिसमें मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस शामिल है, के लिए कंपनसेशन और डैमेजेस देने का हुक्म देता है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपहेल्ड किया और एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत 3 करोड़ का कंपनसेशन और 1.5 लाख महीने का मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट्स जैसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जरूरी नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड कि पे आउट का अमाउंट डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट्स का अग्रीव्ड पर्सन पर क्या प्रभाव पड़ा है।
कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.